शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो यूपी की आज की बड़ी खबर है। यूपी की 8 में से 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को उपचुनाव का ऐलान किया था। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद मामला कोर्ट में होने के कारण ऐसा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। स्वार यानी 8 में से एक जो सीट है 7वीं वो स्वार सीट है जहां पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। अब्दुल्ला आजम का मामला पेचीदा है, इसकी वजह से अभी वहां पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 तारीख को नतीजा आएगा। 8 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास और 6 सीटें मौजूदा सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2 मंत्रियों की मौत के बाद 2 सीटें खाली हुई थी, ये भी उसमें शामिल है। कुल 7 सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा। इन तमाम सीटों को हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी सीटें जहां पर उपचुनाव होगा। टुंडला विधानसभा, बांगरमऊ कुलदीप सेंगर की सीट, एसपी सिंह बघेल की सीट, मंत्री चेतन चौहान जिनका निधन कोरोना से हुआ उनकी सीट खाली हुई तो वहां पर भी उपचुनाव होगा। और कमला रानी की सीट, वो भी मंत्री थी, उनका भी कोरोना से निधन हुआ, उनकी सीट पर भी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये हमारी सहयोगी अनामिका ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अनामिका, 3 नवंबर को वोटिंग होगी, वक्त ज्यादा लंबा नहीं है और पार्टियों के लिए तैयारियां किस हद से देख रही, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए आशीष, अगर मोटे तौर पे ये बताया जाए तो पूरे 1 महीने का समय हर दल के पास है कम से कम अपनी ताकत आजमाने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तैयारियां भी जोरों पे चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार मंथन किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को लेकर मंथन किया जा रहा है, डिक्लेयर भी किया जा रहा है। वहीं इस बार बसपा भी मैदान में है, तो ये जरूर देखना होगा दिलचस्प कि इस बार जो उपचुनाव होंगे वो बेहद दिलचस्प होंगे। इसकी 2 वजह है। पहला तो ये कि कोरोना काल के बाद बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, तरीकों में भी, नियम कानून में भी, इसके अलावा वोटर्स के सोचने समझने की चीजों में भी। दूसरी ओर ये कि मुद्दे भी बहुत बदले हुए होंगे इस बार, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर देखा जाए तो महामारी की वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हुए सरकारी इंतजाम को लेकर के या फिर रोजगार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। तो ये इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर उस उपचुनाव में जो वोटिंग होगी वो होगी। इसके अलावा अगर बीजेपी की ओर से बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी उपचुनाव की। आप ये भी देख रहे होंगे कि संगठन से लेकर सरकार तक बैठकें चल रही हैं। एक तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं पार्टी के नेताओं के साथ, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उपचुनाव वाले जिले हैं वहां खुद जाके पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो उपचुनाव वाले जिले हैं वहां पे लोगों का फीडबैक लिया जाए कि फीडबैक किस तरीके का सरकार की योजनाओं को लेकर, तो फीडबैक का काम भी चल रहा है। तमाम मुद्दे हैं नामिका, आएंगे आपके पास, बातचीत करेंगे। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, निखिल, उनसे बातचीत करते हैं। निखिल, क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि मुद्दे तो कई सारे उठे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो होगा उस सीट पर क्या देखने को मिल सकता है इस बार के उपचुनाव में? देखिए, बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सदर विधानसभा पे ये उपचुनाव होने जा रहा है, जहां से वीरेंद्र सिरोही विधायक थे बीजेपी के टिकट पर। लेकिन वीरेंद्र सिरोही की डेथ हो गई कैंसर से, जिसके बाद अब उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मुद्दे चूंकि अलग अलग है, कोरोना काल की वजह से मुद्दे बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। असल में किसान और किसानों का मुद्दा तो था ही, लेकिन अब जो है, अब कई ऐसे समीकरण खड़े हो गए हैं जिनको अब मुद्दे के रूप में अलग अलग पार्टियां दिशा अपनी तय करेंगी। लेकिन जिस तरीके से वहां राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो वीरेंद्र सिरोही का परिवार ही मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा सपा और बसपा, चूंकि मुस्लिम बेल्ट है सदर विधानसभा क्षेत्र, तो सपा और बसपा उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र सिरोही के परिवार से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भी मिले, खुद केशव प्रसाद मौर्य उनके घर पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अभी तक वहां के संगठन में यही माना जा रहा है कि वीरेंद्र सिरोही के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सिंपैथिक वोट का भी एक बड़ा एंगल है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है निखिल, क्योंकि सिंपैथी वोट आमतौर पर मिलता है ऐसे सीटों पर, और वो उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर वहां पर चुनाव लड़ता है तो चुनाव भी बेहद आसानी से जीत जाता है। लेकिन बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए, बात बसपा की जाए, क्योंकि बसपा निखिल कभी उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन इस बार जारी क्योंकि 2022 नजदीक है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दोनों पार्टियों के लिए वो सीट कितनी ज्यादा अहम है? बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश एक फर्टाइल लैंड है और जिस तरह से बुलंदशहर में चुनाव की घोषणा कर दी गई है तो ये उनके लिए एक टेस्ट सीरीज जैसा भी है, क्योंकि वो टेस्ट करेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। सपा और बसपा पूरा फोकस कर रहे हैं इस चुनाव पर, वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। वीरेंद्र सुरही का परिवार के दोनों बेटे दिग्विजय सिरोही और विनय सुरही पूरी तरीके से चुनावी मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य शायद ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी वीरेंद्र सुरही की पत्नी को भी टिकट दे सकती हैं। तो तीनों एंगल हैं इस पूरे मसले पर, और जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो ऐसे में वहां से सपा और बसपा मुस्लिम चेहरे की तलाश कर रहे हैं। अभी तक केवल आजाद समाज पार्टी ने एक अपना कैंडिडेट वहां घोषित किया है, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर चुनाव की रणभेरी बच चुकी है तो इसको लेकर तरह तरह के कयास जारी है। मुद्दों की बात करें तो मुद्दा खेती किसानी तो है ही, लेकिन कोरोना काल के बाद बेरोजगारी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार नया होंगे। यानी बुलंदशहर चुनाव के लिए जातिगत समीकरण भी जिसका जिक्र आपने किया, और जो धार्मिक समीकरण है ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। अनामिका आपके पास आएंगे, क्योंकि 2022 का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 15 महीने का ही वक्त बचेगा। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बसपा और सपा के लिए ये चुनाव आप कह सकते कितना बड़ा मौका साबित हो सकता है, क्या लगता है? देखिए आशीष, बेहद दिलचस्प चुनाव इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सीटों पे नजर डालें तो वो ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के कब्जे में थी, यानी कि बीजेपी के विधायक वहां से थे। फिर चाहे हम चेतन चौहान की बात करें, अमरोहा वाली सीट, या कानपुर देहात की सीट की बात की जाए, या देवरिया के जन्मेजय सिंह की बात करें, या फिर अलग अलग सीटों की बात की, जो 2-3 को छोड़ के मैक्सिमम सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पास थी और बीजेपी के ही कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने चुनौती होगी अपनी सीटों को संभाल के रखने की। इसके अलावा अगर बात की जाए बसपा के जो जिक्र आपने किया, तो बसपा इस बार चुनावी मैदान में आ रही है। बिल्कुल, बसपा चुनाव मैदान में आ रही, लेकिन जो समीकरण होगा वो देखने वाला होगा, क्या मुद्दे होंगे वो देखने वाले होंगे, क्योंकि इसे आप 2022 का सेमीफाइनल मान सकते हैं, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें बेहद अहम, जहां पर तमाम बड़े फिर बदल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन सीटों पर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष उतर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे तो गाजियाबाद में श्रीराम पिस्टन कंपनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। मृतक की पत्नी ने कंपनी पहुंचकर जमकर हंगामा किया और हत्या का आरोप भी लगाया। ये उस वक्त की तस्वीर, गाजियाबाद की कंपनी में कर्मचारी की मौत, उसके बाद वहां पर हंगामा। अमित राणा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी आपके पास है फिलहाल इस मुद्दे से, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हत्या नहीं है, लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हत्या है। देखिए, इस मामले में जब तूल पकड़ा, जब जो मृतक है उसकी पत्नी है, वो जैसे ही उसको सूचना मिली कि उसके पति की मौत हो गई है, वो सीधा कंपनी पहुंचे और जब उसने कंपनी पहुंचकर देखा कि उसके पति को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसका साफ तौर पे कहना यह था कि कंपनी, सुबह मेरे हस्बैंड आए हैं, अगर वो किसी डिप्रेशन में होते तो वो नाश्ता करके नहीं आते, साथ ही लंच वो लेकर आए थे, वो भी नहीं लेकर आते। लेकिन जो अंदर जो कंपनी के लोग हैं उनका कहना यही है कि इसके ऊपर काफी कर्ज था मृतक के ऊपर, जिसके चलते ये डिप्रेशन में था और इसने ऑफिस में आने के बाद फांसी लगा ली। हालांकि मौके पे पहुंची पुलिस ने तमाम चीजों को तफ्तीश की है और जांच की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है, और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, एक बार आपको पहले मामला सुना देते हैं, दरअसल वहां पर हुआ क्या। बताओ मेरे बिना जब तक किसने भेजा पोस्टमार्टम, किसने बिना उनके साथ कैसे भेजा, किसने भेजा मुझे बता दो, किसने भेजा, वरना यहीं मरूंगी मैं, यहीं यहीं मरूंगी। यहाँ तीनों बच्चों, लड़के को लड़कों को यहीं आग लगाओगे और एक नहीं 4 जान जाएगी। फिर मुझे सच बता दो उन्होंने उनको फांसी किसने लगाई और कैसे फांसी। ये सब रहते हैं काम करने वाले, जानने वाले। यहाँ तक कि हर पर गेट खोलो, मैं देखूं तेरा गेट खोलो, गेट खोलो, गेट कहाँ है उनको
अमित, जो एम्बियंस हमने सुना, जो आवाज हमने सुनी, उसमें साफ तौर पर एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आई कि जो पत्नी है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि उसके पति की हत्या की गई है। पुलिस इस मामले में किस एंगल से तफ्तीश कर रही है और अब तक क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, जैसे ही कंपनी की तरफ से फोन गया, पहले जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी उसको अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद कंपनी वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, पूरा मुआयना उसने किया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। वहीं पुलिस इस बात को भी कह रही है कि आप नजर बना के रखिए अमित, आपसे हम अपडेट जरूर लेंगे कि इस मामले में आखिर क्या हुआ। बढ़ते हैं आगे तो हाथरस कथित गैंगरेप मामले में बड़ा मोड़ सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पीड़ित लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित लड़की की सफदरजंग यानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से लड़की की मौत हुई थी। 14 सितंबर को वारदात के बाद लड़की को हाथरस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसे गैंगरेप की वारदात बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा मोड़ इस बड़े मामले में निकलकर सामने आया है। पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ था, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। आवश्यक था, तो बाद में उन्होंने कल सुबह वो रांची गए थे ले जाने के लिए। इसके पश्चात लड़की को इलाज के लिए वहाँ ले जाया गया अस्पताल में। आज सुबह तमाम प्रयासों के बावजूद लड़की को बचा पाने में डॉक्टर सफल नहीं हुए। बल्कि अभी तक सारी कार्रवाई विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए की गई और शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता का वो बयान जो उसने मौत से पहले दिया था। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं ले रही थी तो वो ले गया मुझे और गला दबा दिया। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और गला दबा दिया। अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं ले रही थी तो वो ले गया मुझे और गला दबा दिया। जबरदस्ती करने की कोशिश, मना करी, सोच से गला दबा दिया।